नमस्कार। आशा करती हूँ पहले की कहानियाँ आपने सुन ही ली होंगी। मन में थोड़े प्रश्न ज़रूर उठे होंगे। चलिए मन को थोड़ा आराम देते हैं। आज सुनते हैं हिंदी साहित्य के अनमोल खजाने से फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित एक छोटी कहानी अक्ल और भैंस। शायद मन थोड़ा गुदगुदा जाए। व्यंग अर्थात कॉमेडी बनी ही है सबको हंसाने के लिए। अखबारों में हरित क्रांति की सफलता और चमत्कार की कहानियां बार बार विस्तार पूर्वक प्रकाशित होने लगी तो एक दिन श्री अगमलाल जी अगम ने भी शहर का मोह त्याग कर खेती करने का फैसला कर लिया। गांव में उनके 4-5 बीघे जमीन थी जिसे बटाईदारी पर उठाकर अगमलाल जी अगम आज से 7 साल पहले ही गांव छोड़कर जिला के सदर में आ बसे थे। चूंकि उनके नाम के साथ उनका उपनाम भी लगा था, इसीलिए शहर के लोगों को यह जानने में देरी नहीं लगी कि अगम जी एक साहित्यिक प्राणी हैं। एक मित्र से किसी वकील की मुहर्री करने की पैरवी करवाई तो वकील साहब ने उनके उपनाम युक्त नाम पर ही ऐतराज किया। एक ही साथ 2 नाम रखना गैर कानूनी है और जिसका नाम ही गैर कानूनी हो वह कानूनी कारोबार कैसे कर सकता है। सेठ जी के घर के बच्चों को पढ़ाने का टप्पस लगाया तो सेठ जी भी उनके नाम और उपनाम से भड़की। पूछा, क्यों जी, गाना वाना तो नहीं बजाते हो? नहीं जी, हमें ऐसा मास्टर नहीं चाहिए। चारों ओर से हार कर आखिर एक दिन अगम जी अपने नाम की कुर्बानी देने को तैयार ही हो गए। अपने नाम के अतिरिक्त अंश को कतरकर अलग करना ही चाहते थे कि नौकरी दिलाने वाले देवता अचानक प्रसन्न हो गए। एक पुराने प्रेस में प्रूफ देखने की नौकरी मिल गई और तब से अगमलाल जी अगम अपने अखंड नाम के साथ ही प्रूफ देखते हुए साहित्य सेवा में संलग्न थे। किंतु इस हरित क्रांति की हवा ने अगम जी के हृदय को ऐसा हरा बना दिया कि उन्हें चारों ओर हरी हरी ही सूझने लगी और अंततः एक दिन शहर छोड़कर बोरिया बिस्तर समेत गांव वापस आ गए। गांव के लोगों ने जब अगम जी के ग्राम प्रत्यागमन का समाचार कारण सहित सुना तो उन्हें खुशी नहीं अचरज हुआ। कई निकट के संबंधियों और शुभचिंतकों ने उन्हें नेक से नेक सलाह देकर शहर भेजना चाहा, किंतु अगम जी की आंखों के आगे सदैव उन्नत किस्म की गेहूं की बालियां झूमती रहती, शंकर मकई के भूरे भूरे बाल लहराते रहते और जब आंखों में नींद आती तो अपने साथ नए किस्म के उन्नत सपने ले आती। आलू की ढेरी, ऊख के अंबार और हरे चने और मटर की मखमली खेती वाले सपने। तो अगम जी पर किसी की सलाह का कोई असर नहीं हुआ और वे उत्साहपूर्वक अपने जीवन की प्रूफ रीडिंग यानी भूलों को सुधारने में लग गए। खेती करने के लिए सबसे पहले हल, बैल और हलवाई की आवश्यकता होती है। हल और बैल तो खरीद लिए गए, किंतु हलवाहा की समस्या जटिल प्रतीत हुई। अव्वल तो आजकल गांव का सबसे निकम्मा आदमी ही हलवाई करता है। निकम्मा अर्थात जिसे घर घर, छौनी छप्पर और कोड़ी मकान का कोई लूर नहीं जो अगाड़ी भी हाँक सकता है। ऐसे फूहड़ आदमी के लिए गांव में हलवाई के सिवा कोई और धंधा नहीं। ऐसे लोग किसी गांव में आजकल बहुत कम ही मिलते हैं। एक आध हुए भी तो ऐसे लोगों को गांव के बड़े बड़े किसान बहुत पहले ही चारा पानी खिलाकर यानी अग्रिम पारिश्रमिक देकर अनुबंधित कर लेते हैं। सो बहुत खोज ढूंढ करने के बाद गांव का सबसे अपाहिज और काहिल पुरुष बिल्लू दास अगम जी की किस्मत में आकर जुटा। बहुत खुशामद, दरामद और प्रलोभन के बाद नित्य सुबह शाम 1 गिलास गर्म चाय की शर्त पर बिल्लू महाराज राजी हुए। अगम जी ने सबसे पहले उनके नाम को प्रूफ रीडिंग करके सुधारा। बिल्लू दास नहीं, बिलोमंगल। बिलोमंगल जी गांव के सर्वश्रेष्ठ आलसी माने जाते थे, किंतु मुहूर्त के दिन अगम जी ने उन्हें 1 गिलास ऑरेंज पिको दार्जिलिंग चाय पिलाकर उनकी सारी सुस्ती इस तरह दूर कर दी कि वे तत्काल ही इतने चुस्त हो गए कि उनके अंग अंग फिल्मी गीतों पर डोलने लगे। हल जोतते समय जब गांव के अन्य हलवाहे मजदूर विरह 12 मासा गाते तो बिलोमंगल जी के पैर मस्तानी महबूबा की तर्ज पर थिरकते रहते। इसी प्रक्रिया में एक दिन दाहिने बैल के पिछले पैर पर फाल लग गया। अगम जी को यह मालूम नहीं था कि हल्का फाल भी इतना खतरनाक हो सकता है कि जरा सा लग जाने पर महीनों तक बैल लंगड़ा होकर बैठा रहे। खैर, शुभचिंतकों और संबंधियों के बैल और भैंसा मंगनी करके
अगम जी ने किसी तरह खेतों को तैयार करवाया। कस्बे से रासायनिक खाद खरीद लाए और बीज बपन के लिए शुभ दिन देखकर गेहूं की बुआई हो गई। बुआई के बाद दोनों अगम और बिलोमंगल इतने प्रसन्न थे कि रात भर मिलजुल कर डुएट भाव से मिट्टी से सोना उपजाने वाले गीत गाते रहे। उसी दिन अगम जी ने अपने शहरी साहित्यिक मित्रों को कई लंबी लंबी चिट्ठियां लिखी, जिसमें नई खेती के लिए नए अनुभवों के आधार पर उन्होंने घोषित किया कि खेती करने में कविता और चित्रकारी करने का आनंद एक ही साथ प्राप्त होता है। कई दिनों तक स्वामी सेवक बुआई के आनंद में मग्न रहे। एक दिन सूर्योदय के 1 घंटा पहले ही एक शुभचिंतक ने आकर दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। सुबह के सुनहले सपने को खोकर अगम जी अत्यंत अप्रसन्न हुए। शुभचिंतक जी को भला बुरा कहना चाहते थे, किंतु इसके पहले ही शुभचिंतक जी ने सूचना दी, तुम यहाँ सोए हो, जाकर देखो तुम्हारे खेत में गेहूं का एक भी दाना बचा है या नहीं। अगम जी समझ गए, सुबह सुबह दिल लगी करके चाय पीने आया है। वे बोले, क्यों, गेहूं के दाने कहाँ चले जाएंगे? शुभचिंतक बोले, अरे जाकर देखो ना, हजारों हजार कौवे, मैना, दुनिया भर की चिड़िया का झुंड तुम्हारे ही खेत में पड़े हैं, गेहूं के दाने चुग रहे हैं। क्या सुबह सुबह दिल लगी करने आ गए? अगम जी ने कहा, मैं दिल लगी करने नहीं आया, तुमको चेताने आया हूँ। अगम जी ने तकिए के नीचे से गेहूं की सफल खेती नामक पुस्तिका शुभचिंतक के सामने फेंकते हुए कहा, मुझे इतना उल्लू मत समझना, मैंने गेहूं की सफल खेती के बारे में एक एक शब्द पढ़ लिया है और जहां जहां प्रूफ की गलतियां थी उन्हें भी शुद्ध कर दिया है, समझे? इस किताब को खोलकर कहीं भी किसी अध्याय में किसी भी पंक्ति में खोजकर निकाल दो कि गेहूं की बुआई के बाद चिड़िया उड़ाई भी आवश्यक है। शुभचिंतक जी ने अप्रसन्न होकर जवाब दिया, तुम्हारी इस किताब में क्या लिखा है और क्या नहीं, यह मैं नहीं जानता। सामने तुम्हारे खेत हैं, जाकर देखते क्यों नहीं खेतों में चिड़िया के कितने अध्याय और कितनी पंक्तियां हैं। बुआई के बाद सभी किसानों के हलवाई रखवाले सूर्योदय के पहले ही खेतों पर चले जाते हैं। दुनिया भर की चिड़िया की टोलियां कचर कचर करती हुई खेतों पर उतरना चाहती हैं, किंतु वे पटाखे छोड़कर और फटे कनस्तरों को पीट पीट कर उन्हें उड़ाते रहते हैं। अगम लाल जी अगम ने गांव के बाहर जाकर देखा, सचमुच अद्भुत व्यापार है। जो बात किताब के किसी पृष्ठ में नहीं, वह खेत पर लिखी है, आधुनिक कविता की पंक्तियों की तरह। और जिस तेजी से उन पखेरुओं के चोच चल रहे थे, उतनी तेजी से किसी प्रेस में ऑटोमेटिक कंपोजिंग भी नहीं होती। एक ही घंटे में सब गेहूं चुनकर खत्म कर देंगे। अगम जी के अंतर से पूरी शक्ति के साथ बस एक ही शब्द अनायास निकल पड़ा, हाय। किंतु उनके हाय का कोई खास असर नहीं हुआ और हाथ की तालियों से जब पंछियों का एक पंख भी नहीं फड़का तो उन्होंने एक ढेला उठाकर फेंका। ढेला खेत पर गिरा तो इधर चलती हुई चिड़िया उड़कर उधर जा बैठी और चुगने लगी। अगम जी दौड़कर उस मेड़ पर गए तो पंछियों का दल उड़कर दूसरी तरफ बैठ गया। तब तक बिलोमंगल जी भी सहायता के लिए पहुंच गए थे। अगम जी को राहत मिली। पटाखे या कनस्तर तो थे नहीं, इसलिए दोनों बहुत देर तक एक मेड़ से दूसरे मेड़ पर दौड़ दौड़ कर ढेलेबाजी करते रहे। सूरज बाज भर चढ़ आया और पूस की सुबह का कुहासा तनिक छटा और चिड़ियों का पेट भी भर गया था, तो वे स्वयं ही उड़कर बांसों और पेड़ों की फुनगियों पर जा बैठी। उस दिन अगम जी ने गेहूं की सफल खेती नामक पुस्तिका के अंतिम पृष्ठ पर एक नोट लिखा, बीज की बुआई के बाद चिड़िया उड़ाई पर विस्तार पूर्वक एक अध्याय लिखकर पुस्तिका के अगले संस्करण में जोड़ दिया जाए। नोट लिखने के बाद अगम जी ने बिलोमंगल से कहा, कल सूरज से 2 घड़ी पहले ही खेत पर एक फूटा कनस्तर लेकर पहुंच जाना। फूटा कनस्तर कहाँ से लावेंगे? बिलोमंगल का सवाल था। कनस्तर, तुमको कहीं फूटा कनस्तर भी ना मिलेगा। जवाब मिला, जी हमारी नज़र में तो कोई फूटा कनस्तर नहीं पड़ा, आपने कहीं देखा हो तो कहिए ले आता हूँ। हाँ, सहुआइन की दुकान में साबुत कनस्तर जरूर मिल जाएगा। बिलोमंगल लौटकर 1 रुपये में एक कनस्तर उधार ले आए। कनस्तर को अगम जी के कान के पास पीट पीट कर परीक्षा देते हुए कहा, देखिए एकदम साबुत है। कनस्तर की समस्या हल करने के बाद बिलोमंगल ने दूसरा सवाल पैदा कर दिया, लेकिन हमसे यह काम नहीं होगा। अरे क्यों नहीं होगा? बिलोमंगल ने सर्वप्रथम कारण बतलाया, बात यह है कि बाबू साहेब, हम ठहरे वैष्णव आदमी,
भोरे भोरे इतने प्राणियों के मुंह का आहार छीनने का काम हमसे मत करवाइए। अगमलाल जी को अचरज हुआ। क्या कहता है ये आदमी? तो क्या चिड़िया उड़ाने के लिए दूसरा आदमी रखना होगा? बिल्लू मंगल ने झुल्लाकर जवाब दिया, एक तो जाड़े का मौसम, तिस पर सूरज उगने के 2 घड़ी पहले उठना, उसके बाद खेत पर पाँव पैदल जाना। आजकल सुबह सुबह ऐसी कनकनी वाली पछिया हवा चलती है कि देश का जीभ भी सुन हो जाता है। अंततः सम्मानपूर्ण शर्तिया समझौता हुआ। कल से सूरज उगने के 2 घंटा पहले नहीं, केवल 1 घंटा पहले बिल्लो मंगल अगम जी का ऊनी ओवरकोट और कनझप्पा टोपी पहनकर, पैरों में काबुली चप्पल डालकर, 1 गिलास गर्म चाय पीने के बाद एक बीड़ी सुलगाकर दूसरी जेब में रखते हुए कनस्तर लेकर खेत पर पहुंचेगा। वह चिड़ियों को उड़ाएगा नहीं, सिर्फ चल उड़ जा रे पंछी गीत गाता हुआ ताल पर चिड़िया उड़ाई करेगा। चिड़िया उड़ाई के बाद जब खेत में गेहूं की पीकें फूटी तो धीरे धीरे तब अगम जी को मालूम हुआ कि बिल्लो मंगल की दाहिनी आंख जन्म से ही दृष्टिहीन है। जिस स्थान पर बैठकर वह नित्य कनस्तर पर टेका बजाया करता था, उसके दाहिनी ओर खेतों में बहुत कम पौधे उगे। अस्तु पौधे बढ़ने लगे, हरियाली गहरी होती गई और अगम जी दूर होते गए और बिल्लो मंगल जी हरियाली और रास्ता के गीत गाते रहे। किंतु सिंचाई करने का समय आया तो बिल्लो मंगल जी फिर अकड़ गए। हम हलवाई करने के लिए बहाल हुए हैं, पानी पटाने के लिए नहीं। इस बार भी सम्मानपूर्वक समझौता हो गया। बिल्लो मंगल जलपान करके खेत में जल सींचने के लिए खाली हाथ जाएगा, किंतु गांव के किसी किसान से झगड़ा कनिया नहीं करेगा। कोई जोर जबरदस्ती करे तब भी नहीं। पहली सिंचाई के अंतिम दिनों में भी जब अगम जी ने अपने खेतों में धूल उड़ते देखा तो उनका माथा ठनका। खेतों में जाकर देखा, एक चुल्लू पानी भी किसी दिन नहीं पड़ा। कारण पूछने पर बिल्लो मंगल जी के सम्मान पर चोट लगी। उन्होंने समझौते की शर्तों का स्मरण दिलाते हुए कहा, बाबू साहेब, यहाँ तो कहावत चालू हो गया है कि जो दिखावे मर्दानी वो पावे पानी। हम ठहरे हलवाहा आदमी, उधर गांव के बड़े बड़े बाबू किसान खुद पानी के लिए आते हैं, उनसे बदकुटी करके मार खावे कौन? आप खुद क्यों नहीं जाते? अंत्योगत्वा अगम जी स्वयं ही सिंचाई के लिए पानी लाने के लिए खेत पर गए। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा, हर नहर, आहर, छहर और पेन पर गांव के बड़े बड़े किसान लाठी और लठैतों के साथ जमा हुए हैं। अगम जी ने जब देखा कि बगैर लाठी और लठैती के पानी पाना असंभव है तो उन्हें सत्याग्रह की याद आई। उन्होंने ऐलान करके कहा, सभी लोग सुन लें, कल से अगर मुझे पानी नहीं लेने दिया गया तो मैं इसी साइफन पर बैठकर आमरण अनशन शुरू कर दूंगा। लेकिन नहर विभाग में पार्ट टाइम करने वाले गांव के एक किसान नौजवान ने उनकी आमरण अनशन की घोषणा एक ही बात में निस्तेज कर दी कि आपने तो पानी के लिए सट्टा ही नहीं करवाया है, तो पानी कैसे मिलेगा? सट्टा या सट्टा पट्टा क्या होता है? अगम जी ने पूछा। जी, सट्टा माने एग्रीमेंट। जिन्होंने सट्टा करवाया है पानी उन्हें ही मिलेगा। अनऑथराइज्ड पानी लेने वाले पर तुरंत मुकदमा दायर हो जाता है। अगम जी की तो सुट्टी बुट्टी गुम हो गई। वे चुपचाप मुंह बाएं अपने सहायक बिल्लो मंगल की ओर देखते रहे। बिल्लो मंगल ने उनको फिसफिसाकर बताया, बाबू साहेब, यहाँ हर बात में पार्टी पॉलिटिक्स होता है। पार्टी पॉलिटिक्स? अगम जी मुंह बाएं ही रहे। अगम जी गम खाकर गुमसुम लौट आए। रात भर अपनी निर्बलता पर उनके अपने हृदय ने ग्लानि और क्षोभ के बादल उमड़ते रहे और अंत में निर्बल के बल राम जी ने उन पर ऐसी दया की कि आसमान में काले काले घने बादल उमड़ आए और घनघोर वृष्टि शुरू हो गई। अपने सहायक को बरसात का गीत गाने के लिए उन्होंने पुरस्कार दिया प्रसन्न होकर। सुबह जाकर देखा, बगैर सट्टा पट्टा के ही उनके खेत में पानी झलमला रहा है। पौधे एक बालिश पर और बढ़े तो अगम जी का हौसला भी 1.5 हाथ बढ़ा। बढ़ता ही जा रहा था कि सुबह को बिल्लो मंगल जी ने आकर कोई आवश्यक सूचना देते हुए तुतलाने लगे बार बार। भैंस भैंस सुनकर अगम जी ने समझा कि आज दूध वाले ने दूध नहीं दिया, किंतु बात दूसरी ही थी और थी बड़ी भीषण मारात्मक। रात में गांव के भैंसवारों ने उनके तीनों खेतों की फसल चराकर साफ कर दी। अगम जी दौड़कर खेत पर गए। वे रोना चाहते थे किंतु रो भी न सके। गांव वालों को कोई अचरज नहीं हुआ और न किसी ने इस अन्याय के लिए किसी को कुछ कहा, बल्कि ठहराने वालों ने अगम जी को ही इसके लिए दोषी ठहराया।
खेत में फसल लगाकर बेसुध होकर घर में सोने से खेती चलेगी नहीं। अगम जी ने अपने सहायक की ओर देखा। बिलोमंगल ने कहा, बाबू साहेब, असल में बात यह है कि जिसका काम उसी को साजे और करे तो डंडा बाजे। आप ठहरे कागज कलम वाले आदमी। अगर खेती ही करनी है तो यहाँ के लोग जैसा करते हैं वैसा आपको भी करना होगा। यहाँ अक्ल से बढ़कर भैंस है, और क्यों ना हो। भैंस का दूध मीठा होता है, बहुत ताकत होता है, और जब ताकत होगा तो लाठी भी मजबूत होगी। जब लाठी मजबूत होगी तब दूसरे की भैंस भी आप हाँक कर अपने बथान पर ला सकते हैं। और भैंस तो जीप गाड़ी से भी बढ़कर होती है। रात बिरात जब जी में आवे, इस पर सवार होकर आप बिजुवन बुजुखंड में भी जा सकते हैं। ना सांप बिच्छू का डर, ना भूत पिशाच का कोई भय, और ना बाघ भालू कीचड़ पानी कादों से पल्ली सबसे बचाकर खेत की हर मेड़ पर ले जावेगी। और कोई सवारी, जरा सोचिए। अगम लाल जी ने सोचकर देखा और बिलोमंगल को मान गए। इसीलिए गांव के कई तथाकथित शुभचिंतकों ने एकांत में आकर अब अमुक अमुक व्यक्तियों के चरवाहों पर मुकदमा करने की गुप्त सलाह दी, तो उन्होंने इनकार कर दिया। कौन देगा उसकी गवाही? चश्मदीद गवाह कहाँ मिलेंगे? नहीं नहीं, उन्होंने जो करना है उसका फैसला कर लिया है। अगम लाल जी ने विचार कर देखा, अभी मेला तमाशा शुरू ही होने वाला है। 3 महीनों तक प्रेस में खूब ओवरटाइम काम रहता है। उसके बाद शुरू हो जाएगा इलेक्शन का काम। वोटर लिस्ट छपाई के दिनों 10-15 रुपए रोज ऊपर ही आमदनी हो जाती है। फिर खेती के नए अनुभवों के आधार पर गेहूं की सफल खेती से भी अच्छी पुस्तिका लिख सकते हैं। इन पैसों को जमा करके अगम जी सबसे पहले गुजराती भैंस खरीदेंगे धर्मराज के मेले से। उसके बाद गंगा जी के मेले से बनमास की मजबूत लाठी खरीद लावेंगे। तब कलम छोड़कर लाठी गहेंगे और भैंस चरावेंगे, दूध पिएंगे, दंड पेलेंगे, लाठी को तेल नहीं घी पिलाकर लाल बना लेंगे, और तब खेती करने के लिए खेत पर उतरेंगे। अभी शहर लौटना ही श्रेयस्कर है। गांव छोड़कर पुनः शहर की ओर आने के दिन बिलोमंगल जी ने उनकी यात्रा को शुभ करने के लिए कहा, बाबू साहेब, आपने हमको साल भर के लिए बहाल किया था, अब आप बीच में ही हमको छोड़कर जा रहे हैं, क्या यही इंसाफ है? खैर, आपकी जो मर्जी, मगर मेरी एक अर्जी है कि आप हमको भी अपने साथ ले चलिए। वहाँ जब आपको काम मिल जाए तो मेरा भी कहीं ना कहीं डौल लग जाएगा, और कुछ नहीं तो आपके दुश्मनों की यात्रा को रोज खराब कर ही सकता हूँ। कहावत है, काना आदमी सेवक रहे तो मालिक की यात्रा को शुभ और मालिक के दुश्मनों की यात्रा को अशुभ करता है। वैसे आपकी मर्जी। अगम जी बिलोमंगल जी के साथ आज सुबह की गाड़ी से शहर वापस चले गए। सुनी अगम लाल जी की कहानी आपने। ऐसे लोगों के लिए ही शायद कबीरदास जी कह गए हैं, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई। पुस्तक पढ़कर ही सब काम हो जाते तो जीवन में प्रैक्टिकल की ज़रूरत ही नहीं होती। अगम लाल जी की तरह ये तो कुछ ऐसा ही है जैसे रेसिपी बुक पढ़कर किसी नौसिखिए का रेसिपी ट्राई करना और अंत में यह कह देना, अरे गैस जलाना तो लिखा ही नहीं था पुस्तक में। यूं ही हंसते मुस्कुराते रहिए। चलिए दीजिए मुझे विदा। रहिए नई कहानी के इंतज़ार में। नमस्कार।